रात भर सोने के बाद भी सुबह फ्रेश फील नहीं करते, रेस्ट करने के बाद भी थकान दूर नहीं होती। जिसे आप महज थकान समझ रहे हैं वो थकान नहीं है, यह है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए ये क्या है और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम और रोज की थकान में क्या फर्क होता है। सलमान खान ने हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपल शो पर बताया कि वो ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मैलफॉर्मेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए क्या है ये। खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, भारी सा लगता है, एसिडिटी होती है। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए डाइट में क्या चीज़ें शामिल करने से ये दिक्कतें दूर होती हैं। Brought to you by New India Assurance. Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. आप रात में खूब थक कर सोए, सुबह उठे तो थकान दूर ही नहीं हुई। दिन भर सुस्त लगा, थकान महसूस हुई, काम में मन नहीं लगा, हर बात पर झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन। सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, घर आकर बेहतर महसूस होगा। लेकिन नहीं, 2-3 घंटों के रेस्ट के बाद भी शरीर उतना का उतना ही थका हुआ है, किसी काम में मन नहीं लग रहा। अगर ये आपकी रोज़ की कहानी है तो आज सेहत का ये एपिसोड खास आपके लिए है। दिन भर काम करने के बाद थका हुआ महसूस करना एकदम नॉर्मल बात है, पर अगर रेस्ट करने के बाद भी ये थकान दूर नहीं होती, रोज़ सुस्ती महसूस होती है, मूड ख़राब रहता है, तो ये थकान नहीं है, इसे कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम क्या है, ये क्यों होता है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम और थकान के बीच में क्या फ़र्क है और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का इलाज कैसे किया जाता है। सुनिए। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम एक इस प्रकार की बीमारी है जिसमें जो ग्रसित इंसान है वो लगातार थकावट का अनुभव करता है। इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस के बाद बहुत अधिक थकान महसूस करने लगते हैं, औसत से कहीं ज़्यादा, जो उसकी दिनचर्या में भी बाधा डालती है। उसके चलते कई बार मन एकाग्रचित्त भी नहीं हो पाता है और कई बार ऑर्थोस्टैटिक इम्बैलेंस यानी चक्कर जैसी समस्या भी रहती है, बैठ के खड़े होने पे या फिर लेट के बैठने पे। ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको जोड़ों में काफ़ी दर्द रहती है, मांसपेशियों में तकलीफ और दर्द रहती है। उसके चलते वो अपनी दिनचर्या सही तरीके से नहीं निभा पाते। एकाग्रचित मन ना होने के कारण कई बार ब्रेन फॉग जैसी समस्या भी रहती है, जिसमें सब कुछ धुंधला धुंधला सा महसूस होता है, कुछ बौखलाहट का भी एहसास करते हैं। ये एक आम थकावट से हटके है क्योंकि इसमें कई दिनों तक इंसान बिस्तर पर पड़ा रहता है, उसमें हिम्मत नहीं होती है और वो अपनी दिनचर्या नहीं निभा पाता। जैसे एक दूसरा इंसान जो थोड़ी मेहनत करने के बाद थकता है कुछ घंटों के लिए, कुछ देर के लिए, और फिर उसके बाद उसकी बॉडी दोबारा से फ्रेश फील करती है। पर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में ये फ्रेशनेस का एहसास नहीं आ पाता। ये क्यों होता है, इसके पीछे कई प्रकार के कारण हैं। कुछ बायोलॉजिकल कारण हैं और उसके अंदर ये देखा गया है कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जैसे सेरोटोनिन है, गाबा है, नॉरएपिनेफ्रिन है। इस प्रकार के पदार्थों में कुछ हद तक कमी देखी गई है, जिसके चलते भी आपको शरीर में अधिक तकलीफ और दर्दों का एहसास होने लगता है और मन भी कुछ टूटा टूटा, बिखरा बिखरा और घबराया सा रहता है। इसमें नींद एक बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। समय रहते सोना और समय रहते उठना बहुत आवश्यक है और इसके लिए स्लीप हाइजीन की बात होती है। हम कहते हैं कि आप एक समय निर्धारित कर लीजिए जिस समय आप बिस्तर पर लेटेंगे और जिस समय आप बिस्तर से उठेंगे। नींद के पीछे ना भागे, पर एक रेस्टिंग टाइम डिफाइन कर लीजिए रात का। फिर हम कहते हैं कि रात के समय चाय और कॉफ़ी का सेवन ना करें क्योंकि स्टिमुलेंट्स हैं, इसके चलते कई बार नींद आपकी सही नहीं आ सकती। फिर ये भी कहा जाता है कुछ लोगों को जिनको दूध सूट करता है कि वो गर्म गुनगुना दूध यदि रात को पीते हैं सोने से पहले तो भी उनको नींद कुछ अच्छी आती है। शौच करके यदि रात को सोएं तो भी नींद बेटर रहती है। तो स्लीप हाइजीन टिप्स। दूसरा हम कहते हैं कि कुछ पेसिंग, कुछ तरह का मूवमेंट भी ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज एकदम से ना करें, ग्रेडेड वे में धीरे धीरे करते हुए अपनी रेजिलियंस को बढ़ाना है। अपनी कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाते हुए शरीर को धीरे धीरे चलाने की कोशिश की जाती है। तीसरा, यदि मन आपका बिखर रहा है, मन उदास है, साथ साथ घबराहट, बेचैनी के लक्षण हैं जो कई बार कोमॉर्बिड यानी साथ साथ इस प्रकार की परेशानियों के पाए जाते हैं, तो उसका भी इलाज होना आवश्यक है। और यदि पारिवारिक समस्या भी चल रही है तो उसका निदान करना भी काउंसलिंग के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से और जहां दवाई उपचार की आवश्यकता है उसके माध्यम से बहुत ज़रूरी है। तो समय रहते
इसका उपचार कराएं। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम इज अ ट्रीटेबल इलनेस, इसका इलाज उपलब्ध है। अगर आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं और रेस्ट करने के बाद भी यह थकान मिटती नहीं है तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से मिलें। हो सकता है ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा का द ग्रेट इंडियन कपिल शो अपने तीसरे सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर लौट आया है। शो का पहला एपिसोड 21 जून यानी शनिवार को ऑन एयर हुआ। पहले एपिसोड में मेहमान बनकर आए बॉलीवुड एक्टर सलमान खान। शो पर उन्होंने अपने कई किस्से सुनाए, अपनी सेहत के बारे में भी खुलकर बात की। बातचीत के दौरान सलमान ने बताया कि वो कुछ बीमारियों से जूझ रहे हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मैल्फॉर्मेशन। अब ये सुनकर सलमान खान के फैंस काफ़ी चिंतित हैं। देखने में तो सलमान एकदम हेल्दी लगते हैं। अब सब जानना चाहते हैं कि सलमान आखिर जिन दिक्कतों से जूझ रहे हैं वो हैं क्या। सबसे पहले बात ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया की। सलमान खान की समस्या पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम आपको बताएंगे क्या है ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मैल्फॉर्मेशन जिससे सलमान जूझ रहे हैं। इनके बारे में हमें बताया सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल मुंबई के न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर डॉक्टर विपुल गुप्ता ने। डॉक्टर विपुल बताते हैं कि ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मैल्फॉर्मेशन दोनों ही दिमाग से जुड़ी बीमारियां हैं, यानी ब्रेन से जुड़ी समस्याएं हैं। पहले बात ब्रेन एन्यूरिज्म की। जब दिमाग में मौजूद किसी खून की नली में कोई उभार आ जाए या किसी जगह पर वो गुब्बारे की तरह फूल जाए तो इस फूले हुए हिस्से को हम ब्रेन एन्यूरिज्म कहते हैं। ऐसा तब होता है जब खून की नली किसी खास जगह पर कमज़ोर हो जाती है और उस कमज़ोर हिस्से पर बार बार खून का दबाव पड़ता है। नतीजा, वो कमज़ोर हिस्सा फूलकर गुब्बारे जैसा बन जाता है। अब अगर ये फट जाए तो दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है और ये एक जानलेवा कंडीशन है। पर ज़्यादातर ब्रेन एन्यूरिज्म सीरियस नहीं होते हैं, खासकर अगर वो बहुत छोटे हैं। अक्सर लोगों को दूसरी बीमारी का टेस्ट करवाते वक्त इसका पता चलता है। आमतौर पर ये बिना किसी लक्षण के ब्रेन में बनते रहते हैं, मगर दिक्कत तब होती है जब ये फट जाते हैं। ऐसा होने पर अचानक और बहुत तेज सिर दर्द होता है, व्यक्ति को धुंधला दिखने शुरू हो जाता है, उबकाई और उल्टी आने लगती है, गर्दन में अकड़न होती है, व्यक्ति बेहोश तक होने लगता है। इसका रिस्क उन्हें ज़्यादा होता है जो 40 पार कर चुके हैं, जिनके घर में ब्रेन एन्यूरिज्म की फैमिली हिस्ट्री रही है। उस पर अगर व्यक्ति का बीपी हाई रहता है, वो स्मोकिंग करता है, उसका जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब है, तो ब्रेन एन्यूरिज्म होने का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हाई बीपी को कंट्रोल किया जाए, अच्छी नींद लें, रोज़ एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग छोड़ दें, कुल मिलाकर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अगर ब्रेन एन्यूरिज्म की फैमिली हिस्ट्री है तो समय समय पर टेस्ट करवाते रहें। सिटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी से ब्रेन एन्यूरिज्म की जांच हो सकती है। अगर टाइम पर इसका पता चल जाए तो सर्जिकल क्लिपिंग या फिर एंडोवैस्कुलर कॉइलिंग के ज़रिए इसे ठीक किया जा सकता है। सर्जिकल क्लिपिंग में ब्रेन एन्यूरिज्म के एक सिरे पर मेटल क्लिप लगा दिया जाता है जिससे उसमें होने वाला खून का बहाव रुक जाता है। वहीं एंडोवैस्कुलर कॉइलिंग में कैथेटर नाम के ट्यूब से एन्यूरिज्म के अंदर कॉइल डालकर उसे भर दिया जाता है ताकि उसमें खून का बहाव रुक जाए। अब बात एवी मैल्फॉर्मेशन की। इसका पूरा नाम है आर्टरियोवीनस मैल्फॉर्मेशन। इसमें आर्टरीज और वेन्स यानी धमनियां और शिराएं सीधे जुड़ जाती हैं बिना कैपिलरीज यानी कोशिकाओं के। इससे शरीर में खून के बहाव पर असर पड़ता है। कैपिलरीज ना होने से शरीर के टिश्यूज़ को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता। देखिए, हमारा दिल खून को पंप करता है। ऑक्सीजन से भरा ये खून आर्टरीज के जरिए शरीर के अंगों तक जाता है। आर्टरीज आगे चलकर कैपिलरीज यानी कोशिकाओं में बट जाती हैं और ये बहुत ही पतली होती हैं। इन्हीं के जरिए शरीर के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है। फिर ये बिना ऑक्सीजन वाला खून वेन्स के जरिए वापस दिल तक जाता है। यहाँ से ये फेफड़ों में भेजा जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन लेकर ये वापस दिल में आता है और पूरा प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है। मगर एवी मैल्फॉर्मेशन में कैपिलरीज वाला हिस्सा ही नहीं होता, यानी आर्टरीज कैपिलरीज में ना बटकर सीधे वेन से जुड़ जाती हैं। नतीजा, सेल्स तक ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र ठीक से नहीं होता। साथ ही जो खून की नलियाँ उलझी हुई हैं वो कमज़ोर होकर फट सकती हैं। ऐसा होने पर दिमाग में खून बह सकता है जिससे स्ट्रोक आ सकता है और दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। अब एवी मैल्फॉर्मेशन क्यों होता है, इसका कोई सटीक कारण नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा जेनेटिक वजहों से हो सकता है। एवी मैल्फॉर्मेशन का तभी पता चलता है जब मरीज़ किसी और बीमारी का टेस्ट कराने जाता है। आमतौर पर इसके लक्षण नहीं दिखते, वो तभी दिखते हैं जब दिमाग में ब्लीडिंग होती है। ऐसा होने पर भयानक सिरदर्द होता है, दौरे पड़ते हैं, बोलने या देखने में दिक्कत होती है और सोचने समझने में परेशानी आने लगती है।
एवी माल्फॉर्मेशन की जांच के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर सेरेब्रल एंजियोग्राफी की जाती है। अगर जांच में एवी माल्फॉर्मेशन का पता चलता है तो उसकी लोकेशन और साइज को देखते हुए सर्जरी की जाती है। जब सर्जरी करना मुमकिन नहीं होता है तो एंडोवैस्कुलर एम्बोलाइजेशन या फिर स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी की जा सकती है। एंडोवैस्कुलर एम्बोलाइजेशन में एक पतली ट्यूब नसों के जरिए एवी माल्फॉर्मेशन तक पहुंचाई जाती है, फिर उसमें एक खास तरह का लिक्विड या गोंद डाला जाता है जिससे उस जगह का खून का फ्लो रुक जाता है। इससे एवी माल्फॉर्मेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वहीं स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी में तेज रेडिएशन से एवी माल्फॉर्मेशन को धीरे धीरे सिकोड़ दिया जाता है ताकि खून का बहना बंद हो जाए। तो सलमान खान के फैंस परेशान ना हो, उनका इलाज चल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट पर, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। क्या अक्सर खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, पेट भारी सा लगता है, अपच और एसिडिटी होती है? अगर हाँ तो आपको बस ये 5 चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी है, बहुत आराम मिलेगा। क्या है ये 5 चीज़ें? ये हमें बताया नोएडा में डेली डाइट्स की फाउंडर और डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। डाइटिशियन अमृता बताती हैं कि अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं तो आप पेट में भारीपन, अपच, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी दिक्कतों से राहत पा सकते हैं। मगर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते क्या हैं? देखिए, ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो आपके पेट में पाए जाते हैं। ये खाना पचाने में मदद करते हैं और पेट की तकलीफ़ों से बचाते हैं। अव्वल तो आप अनानास खा सकते हैं, अंग्रेजी में बोलें तो पाइनएप्पल। इसमें ब्रोमेलेन नाम का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ता है ताकि शरीर उसे आसानी से अब्जॉर्ब कर सके। जब ऐसा होता है तो प्रोटीन पचाना आसान रहता है और पेट से जुड़ी तकलीफें नहीं होती। वहीं जब प्रोटीन ठीक से पच नहीं पाता तो पेट में भारीपन, एसिडिटी और ब्लोटिंग होने लगती है। कब्ज या दस्त भी लग सकते हैं। आप पपीता भी खा सकते हैं, इसमें पपेन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये खाने में मौजूद प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में शरीर की मदद करता है। इससे हाजमा दुरुस्त रहता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें नहीं होती। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है उन्हें तो पपीता ज़रूर खाना चाहिए। अभी गर्मियों का मौसम है, बाज़ार में खूब आम बिक रहे हैं। आम सिर्फ टेस्टी नहीं होते बल्कि आपके पेट के लिए भी बढ़िया हैं। आम में एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ने में मदद करता है। इससे कार्बोहाइड्रेट को पचाना और शरीर के लिए उसे अब्जॉर्ब करना आसान होता है। इससे पाचन तंत्र पर दबाव नहीं पड़ता और खाना जल्दी पचता है। कुल मिलाकर आप पेट से जुड़ी दिक्कतों से बचे रहते हैं। पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, आम को हमेशा पानी में भिगो कर खाएं, ठंडा करके खाएं। आपको रोज़ थोड़ी अदरक भी ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें जिंजिबेन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में तोड़ने में मदद करता है। अब ये अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड मुख्य तौर पर नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये एक लंबी चेन के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हमारे शरीर को 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है ताकि वो सही से काम कर सके। अब वापस आते हैं अदरक पर। अदरक खाने से प्रोटीन जल्दी और बेहतर तरीके से पचता है। अदरक से शरीर की अंदरूनी सूजन कम करने में भी मदद मिलती है। गैस और अपच से राहत देने वाले गुण भी उसमें होते हैं। इसलिए अदरक खाने से खांसी और गले के दर्द में भी आराम मिलता है। आप अदरक को चाय में डालकर ले सकते हैं, साथ ही खाने में भी अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।